नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से ही लद्दाख सीमा के पास विवाद जारी है। दोनों देशों में तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कराची के पास एक बड़ी एक्सरसाइज करने में जुटी हुई है, जिसमें F-16 मिराज जैसे लड़ाकू विमानों के साथ तैयारी की जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो कराची समेत आसपास के इलाके में पाकिस्तान की वायुसेना एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है और इस एक्सरसाइज में F-16, JF-17 और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के इस एक्सरसाइज पर भारत भी पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसको लेकर नोटिस निकाला है, जिस पर भारत की निगाहें हैं कि पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सीमा विवाद के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेपाल को लेकर दिया गया योगी आदित्यनाथ का बयान निंदनीय है। उन्होंने नेपाल के नए नक्शे के मंजूरी के बाद नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ नेपाल को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है। बुधवार को प्रतिनिधि सभा में सांसदों द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अगर वह ऐसी बात करते हैं तो यह आलोचना का विषय है। हम इसे नेपाल का अपमान समझते हैं। नेपाल ऐसी भाषा के लिए तैयार नहीं। मैं योगी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम इससे खुश नहीं हैं। अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड को मंगलवार शाम ह्यूस्टन के गिरजाघर में श्रद्धांजलि सभा के बाद दफना दिया गया। जॉर्ज की अंतिम यात्रा के लिए ह्यूस्टन में 6000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। ह्यूस्टन फाउंटेन ऑफ प्राइज चर्च में 6 घंटे तक उनका ताबूत रखा गया और चर्च से कब्रिस्तान तक उनके शव को बग्घी में ले जाया गया। उन्हें उनकी मां की कब्र के पास ही दफनाया गया है। अंतिम संस्कार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बिडेन ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने फ्लॉयड के परिवार के प्रति संवेदना जताई। बिडेन जॉर्ज की 6 साल की बेटी गियाना से कहा, आप लोग वास्तव में बहादुर हैं। किसी बच्चे को वे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो अश्वेत बच्चे पीढ़ियों से पूछते आ रहे हैं। वो सवाल ये है कि हमारे पिता कहां चले गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेहद ही तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5387 नए मामले सामने आए। इससे शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तो कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी चिंतित नजर आ रहा है। WHO ने पाकिस्तान सरकार को जल्द से जल्द लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं किया जाता तो हालात बेहद ही खराब हो सकते हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान में भारत के मुकाबले कोरोना वायरस संक्रमण बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। बुरुंडी की सरकार ने कहा नकुरुनजीजा का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। हालांकि कई लोगों को यह आशंका है कि राष्ट्रपति का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति को तबीयत बिगड़ने के कारण शनिवार रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह रविवार को बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनकी तबीयत सोमवार सुबह अचानक से बिगड़ गई। उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई घंटों तक चिकित्सकों ने प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं पाए।
उधर दिल्ली में अभिभावकों ने 1 जुलाई से बोर्ड की शेष परीक्षा आयोजित करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाए। अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बच्चों सहित अन्य छात्रों को देश भर के 15,000 केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने घरों से बाहर आने पर महामारी का सामना करना पड़ेगा। अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। याचिका में मांग की गई कि अगर सीबीएसई बोर्ड को 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करनी चाहिए और आंतरिक मूल्यांकन या फिर आंतरिक अंकों के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण करना चाहिए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सीएम हेल्पलाइन के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीआरपी के 4 जवान सहित एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लखनऊ में आज कुल 21 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, सीएम हेल्पलाइन के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीआरपी के 4 जवान सहित एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, आज कुल 21 पॉजिटिव लखनऊ में आए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हेल्पलाइन के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो तमाम दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में आज कुल 21 पॉजिटिव मामले सामने आए। तो साथ ही साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि सीएम हेल्पलाइन के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए स्टेट हेड दिलीप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिलीप जी, जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम हेल्पलाइन के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे इस बाबत। जी बिल्कुल लक्की जी, बता दें जी, कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में जिस तरह से पूरे देश में अपना पांव पसार रहा है, उसी क्रम में आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 लाख के लगभग कोरोना संक्रमित केसेस मिले हैं, जिसमें से हजारों की संख्या में मौतें भी हुई हैं। और हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लोक भवन जो बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही हाईटेक है, और वहां पे जाने वाले हर व्यक्ति की कम से कम 3 से 4 चरणों में चेकिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है। उसके बाद जब गेट से इंटर करते हैं वहां पे सैनिटाइजर किया जाता है। फिर जब हम ऑफिस के चैम्बर में जब जाते हैं तो वहां पे भी थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद थर्मल स्कैनिंग की जाती है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेल्पलाइन सेंटर में 9 केसेस मिले हैं, तो एक बहुत चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है कि इतनी हाईटेक व्यवस्था होने के बावजूद अगर यहाँ पे 9 ऐसे केसेस, पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो निश्चित तौर पे ये चिंताजनक है। और इसको देखा जाए तो जिस तरह से लोक भवन जो बिल्डिंग है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, वहाँ सुरक्षा कर्मी बैठते हैं। जस्ट उसी के बगल सीएम का हेल्पलाइन है, जहाँ पर दिन भर में कम से कम सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। वो हेल्पलाइन के जो ड्यूटी करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं। तो निश्चित है अगर इस तरह से अगर 9 कोरोना केसेस मिल रहे हैं, अगर जांच और आगे अगर बढ़ाई जाती है और लोगों की जांच की जाती है, तो हो सकता है ये संख्या बढ़ भी सकती है। और ये चिंताजनक है। और खुद मुख्यमंत्री लगातार जो अपने टीम 11 के साथ कोरोना केसेस को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस केस को कम किया जाए और किस तरह से लगाम लगाई जाए। आज जब खुद मुख्यमंत्री कार्यालय के एम्प्लॉय अगर कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये चिंताजनक है। बिल्कुल, ये चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण की भी आवश्यकता है। धन्यवाद दिलीप जी तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता जीतू पटवारी ने प्रदेश के बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि खुद बीजेपी कार्यकर्ता भी इस पार्टी के द्वारा की गई लोकतंत्र की हत्या से दुखी हैं।
तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए शिवराज सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट पर भी हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी का भी ईमानदार कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दुखी है, लोकतंत्र की हत्या से दुखी है। जो लोग लगातार उनके खिलाफ कई सालों तक लड़ते रहे, अब उन्हीं को उनके सर पे बिठाना, ये अपने आप में किसी भी पार्टी के ईमानदार और जमीर वाले कार्यकर्ता के लिए थोड़ा असहज होता है। मैं मानता हूँ कि ये जमीर की लड़ाई है, और जमीर की लड़ाई की जब बात आती है तो पार्टियों से ऊपर आती है, कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर आती है। एक व्यक्ति बिका हुआ, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसको वोट क्यों दे जनता, ये विचार तो लोगों में बनता है। और इंदौर को और सांवेर को लेकर इतनी बड़ी महामारी फैली, इसके लिए कोई एक दोषी मात्र है। उन्होंने कहा कि फरवरी में फैल गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा, तो फरवरी में मंत्री कौन था? तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट इस बीमारी का दोषी है। मैं नहीं कह रहा, हमारा आरोप नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा अभियुक्त है उसको लोग वोट कर दें, तो ये तो स्पष्ट है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में आयुक्त चिकित्सा प्रभारी निशांत बरबड़े ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह सहित कई चिकित्सक अधिकारी मौजूद रहे। निशांत बरबड़े ने जिला चिकित्सालय और डीसीसी का औचक निरीक्षण किया। जिला चिकित्सालय में बरबड़े ने फीवर क्लिनिक का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का भी जायजा लिया। आज जो है वो आयुक्त हेल्थ जो है निशांत बरबड़े शहर आए थे, और उन्होंने जो है उनको जो सामान्य जो जानकारी है और यहाँ की जो कोविड सेंटर है, हॉस्पिटल है, एक ही सब व्यवस्थाएं देखने आए थे और कुछ मार्गदर्शन भी देने आए थे। उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, जो यहाँ पर कुछ कमी बेसी जो भी रही है तो हम उसको कमी को पूरा करेंगे। खासकर उन्होंने सार्थक ऐप का जो है उपयोग करने का कहा था, तो हमारे यहाँ भी सार्थक ऐप का उपयोग कम किया गया उसको। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल पर ग्वालियर जिले के सरोल थाना कैंपस में भीड़ ने पथराव कर दिया। आपको बता दें, पत्थरबाजी में मुन्ना लाल का सिर फूट गया और इस दौरान हमलावरों ने गाड़ी के शीशे भी फोड़ दिए। पूर्व विधायक के सिर में 4 टांके आए हैं। गोयल ने कांग्रेस पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इससे जवाब में कांग्रेस ने उन पर सहानुभूति पाने के लिए साजिश का प्रत्यारोप लगाया। सिरौल स्थित जाटा मोहल्ले में अनुसूचित जाति वर्ग के पारस जौहरी की निर्ममता से हुई हत्या के बाद समाज के आक्रोशित लोग शव को रखकर हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिरौल थाना घेर कर बैठे थे। पूर्व विधायक गोयल भी युवक की हत्या पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए वहां गए थे। गोयल की गाड़ी से उतरते ही भीड़ में से कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। सच भी यदि पूछना चाहेंगे तो वास्तव में तो जो हमला किया है वो मुन्ना लाल गोयल जी ने किया है लोकतंत्र पर, ग्वालियर पूर्व की जनता के आस्था पर, विश्वास पर, उनके सपनों पर। कांग्रेस ऐसी ओछी राजनीति कभी नहीं। वर्तमान का जो परिदृश्य है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ओछी राजनीति की, चाहे विधायकों का अपहरण हो, चाहे उनकी खरीद फरोख्त हो, चाहे मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया। कांग्रेस ने तो मौन रहकर सब अनुशासन के साथ देखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मुन्ना लाल जी ने कहा, इसका जवाब जनता उनको आने वाले चुनाव में देगी। ये बच्चे का मर्डर हुआ है और लाश रख के सारे लोग थाने पर हैं, आप आ जाएं। तो मैं नहाया भी नहीं था, सुबह 9 बजे मेरे पास ड्राइवर बुलाया, मैंने गाड़ी भी था मेरे पास। सरोल थाने जैसे ही मैं पहुंचा तो मेन रोड पर कामदार भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन भीड़ ने भी हमला नहीं किया। उस भीड़ में से 4-5 लोगों ने अचानक कहाँ से आए और मेरी गाड़ी पर सामने से पथराव शुरू कर दिया। और पथराव दो प्रकार का होता है, पथराव ये विरोध है तो उन्होंने मार दिया कांच में, लेकिन पथराव सीधा निशाना करके मेरे ऊपर किया
और इतनी तेजी से बदलाव किया उन्होंने कि निश्चित तौर पर अभी तो 4 टांके आए मेरे सर में, लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं गाड़ी मेरा ड्राइवर बैग नहीं करता तो शायद मेरा मर्डर वहाँ हो जाता। जिस तेजी के साथ बदलाव उन्होंने किया और ईंटें और पत्थर जैसे मार रहे थे, 7 के सिर पर लगे और मेरा सिर भाई गलत हो जाए, लेकिन ड्राइवर ने बड़ा समझदारी परिचय किया और ड्राइवर गाड़ी बैग की और मेरे को निकाल ले गया। निश्चित तौर पर मैंने ईश्वर से कहना चाहता हूं कि जो भी हमलावर हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। मेरी किसी के प्रति नफरत नहीं है। प्रशासन ने मेरा फोन नंबर मैंने की जानकर बताया, मेरी किसी के प्रति कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के कहने पर उन्होंने किया है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ तक पहुंच जाएगी कि वह हत्या कराने का काम करे किसी भी नुमाइंदे का। ये बहुत ही गंभीर मामला है। चलिए राजधानी दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वर्चुअल रैली कर रही हैं। भारत का नागरिक ये विश्वास के साथ कहता है कि तिजोरी से भारत की जो पैसा निकलता है वो सीधा जनधन योजना के माध्यम से मेरे बैंक के खाते तक पहुंचता है। एक स्वप्न देखा था नरेंद्र मोदी ने कि क्या ये संभव है कि एक तरफ राजनीतिक दल वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, लेकिन हम वन नेशन वन राशन कार्ड के सपने को साकार कर दिखाएं और मात्र वो सपना वो संकल्प नहीं देखा, उसको फलाफूत किया धरातल पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसके लिए आज सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका हार्दिक मैं अभिनंदन करती हूं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वन नेशन वन राशन कार्ड के सौजन्य से वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए देश के 80 करोड़ नागरिकों तक 3 महीने का राशन मुफ्त में पहुंचाने का काम वैश्विक इतिहास में अगर किसी ने किया तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो आह्वान, जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने 3 महीने का राशन पहुंचाकर इस महामारी के वक्त में किया, उस काम को उत्तराखंड पर धरातल पर यशस्वी रूप से उत्तराखंड सरकार ने फलीभूत कर दिखाया है। एक वक्त ऐसा देखा हिंदुस्तान में जब अमेठी का सांसद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों को सार्वजनिक रूप से फाड़ देता, और आज यह वक्त देख रहा है हिंदुस्तान जब 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ स्वर से स्वर मिला रही है। आज जब इन 6 सालों के कामों का ब्यौरा देता है भाजपा का नागरिक जनता को, तो याद दिलाता है जनता कि एक तरफ वन नेशन वन राशन कार्ड के सपने को साकार करना, दूसरी तरफ वन नेशन वन टैक्स को फलीभूत करना। वहीं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के ग्राम वीरपुर निवासी एक विधवा गरीब महिला राशन कार्ड होने के बाद भी राशन पर्ची नहीं मिलने के कारण 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है।
आपको बता दें, महिला मजदूरी से घर चला रही थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से मजदूरी नहीं रही और फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके चलते महिला के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। और इस बात की जानकारी पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह को लगी, तब उस महिला को 5,000 रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में हमारी जनता बिल्कुल भी परेशान ना हो और उनकी तुरंत मदद की जाए। कितनी राशि दी भाई साहब आपने? 5,000 रुपये आपने ध्यान में लाए, ऐसी माताओं के लिए स्वीकृत कर रहे हैं। अन्य सुविधाएं अभी हम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तुरंत उनको पूरी सुविधाएं दें। और भी ऐसे लोग जो वंचित लोग हैं योजनाओं से, उनको तुरंत लाभ दिया जाए। अनाज से लेकर अन्य सुविधाएं जो सरकार की तरफ से हम लोग भेज रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधा हितग्राही तक पहुंचे। वहीं जालौन में आज खनिज और प्रवर्तन विभाग की टीम ने मिलकर ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने कई गाड़ियों को सीज किया। तो वहीं 13 ओवरलोड गाड़ियों का चालान कर करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से ट्रक संचालकों में हड़कंप मचा रहा। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले एएनबी न्यूज ने जालौन में ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाया था और उसी को संज्ञान में लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लोडिंग के खिलाफ लगातार मैं और माइनिंग ऑफिसर जिला प्रशासन मिल करके कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह से 13 गाड़ियों का चालान हुआ है, कई गाड़ियां सीज भी की गई हैं और उसी का परिणाम है कि यद्यपि ओवरलोड गाड़ियां मिल रही हैं, लेकिन हैवी ओवरलोड गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। तो कार्रवाई का प्रभाव भी है। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक ये घाट चल रहे हैं, टेंटेटिव 30 जून तक चलने हैं, तो ये अभियान चलता रहे ताकि हमारे ज़िले में ओवरलोडिंग पर नियंत्रण बना रहे। ओवरलोड गाड़ी हमारी जनपद की है या अन्य जनपदों से भी आ रही है? नहीं, ओवरलोड गाड़ियाँ केवल अपने जनपद की नहीं हैं, इटावा, अलीगढ़, औरैया, विभिन्न जनपदों की गाड़ियाँ हैं, लेकिन और लोडिंग भी उनकी अपने जनपद से ही नहीं हुई है, हमीरपुर से भी उनकी लोडिंग हुई है और बल्कि ज़्यादा ओवरलोडिंग हमीरपुर जनपद से ही देखने को मिल रही है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज तूफान के साथ भयंकर बारिश हुई। तेज बारिश और भयंकर तूफान से लघु सचिवालय में पार्किंग का छप्पर उड़ गया और अभी तक लोग भयंकर गर्मी के कारण परेशान हो रहे थे, लेकिन तेज बारिश होने से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वैश्विक महामारी कोरोना से न सिर्फ होटल, मैरिज हॉल कारोबार प्रभावित हुआ, बल्कि सराफा बिजनेस पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। करीब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद 19 मई से अनलॉक 1 से सराफा दुकानें खुल तो गई, लेकिन इससे व्यापारियों का व्यापार फलने फूलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। कारोबारियों की अगर माने तो 4 माह, जिसमें मार्च, अप्रैल, मई और जून में सोना चांदी का कारोबार चरम पर रहता है, क्योंकि इस समय सीजन शादियों का होता है, लेकिन कोरोना काल में यह सीजन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लॉकडाउन के 5वें चरण की बात की जाए तो अब तक जिले में करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो जाता, लेकिन अचानक से आई इस महामारी ने सराफा व्यापार को चौपट कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क घूमने वाले और थूकने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लगभग 2.5 लाख रुपए के चालान काटे जा चुके हैं। तो डेली हर जगह कार्रवाई होती है और इसका मकसद ये है क्योंकि कोरोना ऐसी एक बीमारी है जो सलाइवा के थ्रू फैलती है और लोग थूकेंगे तो ये बीमारी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। तो जैसा हमारे ऊपर से आदेश आए हैं, थूकने पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और
कोई मास्क नहीं लगाता है तो उस पर जो है 100 या 200 रुपये का, डिपेंडिंग ऑन सीरियसनेस, कई लोग गलत तरीके से मास्क लगाते हैं या फिर नहीं ही लगाए हैं तो 100-200 रुपये का चालान काटा जा रहा है। और इसका मकसद और सिर्फ यही है कि लोगों के आदत में आए, क्योंकि हमको जैसा बताया गया है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो ये चीज़ें लोगों को आदत में लाने के लिए, जैसा बोला जाता है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, तो हम लोग अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ लोगों पे चालान भी काट रहे हैं जो लोग दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जब वोट की जरूरत होती है तो यूपी बिहार के लोग अपने लगते हैं, कोरोना काल में जब जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है तो ये पराया बता रहे हैं। चुनाव के दौरान केजरीवाल सरकार को जब वोट की आवश्यकता होती है तो उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार सहित सभी अन्य राज्य के लोग अपने लगने लगते हैं, उनकी खुशामद शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब उन्हीं नागरिकों की जिम्मेदारी उठाने की बात आई है तो अब उन्हें पराया बताया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने पहले भी दिल्ली की सीमा पर खड़े अन्य राज्यों के रहने वाले लाखों लोगों से मुंह फेरने का काम किया था। ऐसे संकट के समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन सभी प्रवासियों को न केवल उनके गृह जनपद पहुंचाया बल्कि उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी की। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के मानवता को अपना धर्म मानकर कार्य कर रही सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के। और इसी के साथ ही देश दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज़।